हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर के बारे में हम लोग पहले दिन कुछ पढ़ रहे थे। कैपेसिटेंस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस कैसे होते हैं, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशंस, सीरीज कनेक्शंस, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है वो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का क्या काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। ठीक है, और ये भी बोल सकते हो कि एनर्जी को स्टोर करना। कैपेसिटर्स एनर्जी को स्टोर करता है, तो एक कैपेसिटेंस में कितना एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा पॉज करके देख लेना कि लेट अस कनेक्ट एन अनचार्ज कैपेसिटर विद ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। एक हमारे पास एक कैपेसिटर है और उसके साथ हम लोग एक बैटरी V पोटेंशियल डिफरेंस वाला, V वोल्टेज वाला बैटरी कनेक्ट कर दिया। इसमें कोई चार्ज नहीं है मान लेते हैं। एंड चार्जिंग स्टार्ट एंड चार्जेस आर एक्यूमुलेटेड बिट बाई बिट। ओके, बिट बाई बिट। जब हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा और यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, मतलब ये चार्जिंग स्टार्ट होगा। जितना यहाँ पे पॉजिटिव जमा होगा उतना नेगेटिव होगा। ठीक है, धीरे धीरे बिट बाई बिट चार्जिंग हो रहा है, मतलब इफेक्टिवली क्या हो रहा है, नेगेटिव प्लेट से चार्ज इधर चला जा रहा है, यही हो रहा है। वो काम कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है। ठीक है, तो बैटरी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब जो चार्ज स्टोर हो रहा है हम लोग मान लेते हैं कि अगर फुल चार्ज हो जाएगा तो उसमें कितना चार्ज आएगा? Q। ठीक है, टोटल Q चार्ज उसके स्टोर होना है टोटल, लेकिन वो स्टोर क्या इजीली हो पाएगा? मतलब यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे, वहाँ पे चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये जो चार्ज यहाँ पे आ गया वो क्या इजीली हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अच्छे से देखना, यहाँ पे प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज बैठाने से चार्ज हम लोग कैसे बैठा सकते हैं? इसमें कोई काम करना नहीं पड़ेगा, इसमें चार्ज बैठा दिया। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा चार्ज वहाँ पे पुट करेंगे, तो अब तो काम करना पड़ेगा क्योंकि इसका एक रिपल्सन हो गया। जब इसमें इसके कोई चार्ज नहीं था तो इसमें कोई भी चार्ज डाल सकते हैं। अगर इसमें चार्ज आ गया तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं डाल सकते। अगर हम लोग इसको फर्दर चार्ज करेंगे, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज डालेंगे इसमें, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके चारों ओर क्या होगा? फील्ड होगा। तो एक फील्ड है जो पॉजिटिव चार्ज को पुश कर रहा है, लेकिन हम लोग जोर करके उसको चार्जिंग कर रहे हैं, मतलब क्या काम करना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, फिर अब थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अभी चार्ज तो स्टोर ज़्यादा हो गया है ना, तो फिर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसे करके करके बहुत काम करना पड़ेगा, उसके बाद टोटल चार्ज स्टोर होगा Q। तो ये जो Q चार्ज स्टोर यहाँ पे हो रहा है, कैपेसिटेंस में हो रहा है, मतलब यहाँ से चार्ज ला के यहाँ पे डाल दे रहे हैं, तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए, तो वो वाला काम मतलब कौन कर रहा है? ये बैटरी कर रहा है। बैटरी के अंदर क्या है? एनर्जी है। तो वो एनर्जी को खर्चा कर सकता है। काम कर रहा है मतलब क्या होता है? एनर्जी खर्चा हो रहा है। जो काम करता है उसका एनर्जी खर्च हो जाता है, और जिसके ऊपर काम किया जाता है उसका एनर्जी बढ़ जाता है। तो बैटरी क्या करेगा? ईजिली चार्ज तो यहाँ पर नहीं स्टोर हो पाएगा, लेकिन बैटरी जोर करके उसमें चार्ज स्टोर कर रहा है, मतलब बैटरी काम कर रहा है। तो धीरे धीरे चार्जिंग हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा, धीरे धीरे थोड़ा चार्ज गया, थोड़ा चार्ज गया, थोड़ा चार्ज गया, ऐसा। तो हम मान लेते हैं किसी इंटरमीडिएट स्टेट में Q चार्ज स्टोर हुआ, मतलब पूरा फुल नहीं हुआ, लेकिन अभी चल रहा है कंटिन्यू। किसी मतलब इंटरमीडिएट स्टेट में अभी चार्ज स्मॉल Q है स्टोर हुआ। अब जब चार्ज स्टोर हो गया है कुछ, मतलब उसके बीच के क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा स्मॉल v। मान लेते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? कैपिटल V आएगा फुल चार्ज होने के बाद, लेकिन अभी स्मॉल v चार्ज स्टोर हो गया है। तो स्मॉल Q चार्ज स्टोर हुआ है और स्मॉल v पोटेंशियल डिफरेंस उसमें जनरेट हो गया। अब उसमें थोड़ा सा और चार्ज डालेंगे तो कितना काम करना पड़ेगा? सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू पुट फर्दर चार्ज, और थोड़ा सा चार्ज पुट करने के लिए उसमें कितना काम करना पड़ेगा? थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसको DW लिखते हैं। कितना होगा काम करना? मतलब कितना होता है? पोटेंशियल का डेफिनेशन मालूम है? पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे चार्ज क्या है? चार्ज वर्क डन क्या है? चार्ज मतलब DQ चार्ज को हम डाल रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या है? V है। इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया थोड़ा सा, मतलब एक छोटा सा मतलब चार्ज उसमें पुट करने के लिए इतना काम करना पड़ेगा, लेकिन हमको तो बार बार पुट करना है और हर एक जगह पे अलग अलग काम करना है। जब उसमें चार्ज कम था तो उसमें कम काम करना पड़ेगा, जब उसमें चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो और चार्ज लाने के लिए उसमें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसीलिए वेरिएबल है, इसीलिए इसको मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब कोई चीज़ मतलब अलग अलग हो रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है और जमा हो रहा है,
तो उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तभी चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो बिफोर दैट इंटीग्रेशन किसके ऊपर होगा, डी क्यू। वी की जगह क्या लिख सकते बोलो, क्यू इक्वल्स टू सी वी। तो वी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू सी वी, तो वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी। तो वी की जगह क्या लिख सकते हैं, वी की जगह हम लोग लिख सकते हैं वी की जगह क्यू बाई सी, सी इज द कैपेसिटेंस। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू चार्ज बाई कैपेसिटेंस, ये तो होता है फॉर्मूला में। तो ये हो गया हमारा वर्क डन। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन क्या होगा फॉर फुल चार्जिंग। फुल चार्ज जब हो जाएगा तो उसमें टोटल कितना काम करना पड़ेगा। देखो छोटा सा एक स्टेप करने के लिए इतना काम करना पड़ा, तो यहाँ इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। W क्या होगा, W टोटल इंटीग्रेशन ऑफ dW, मतलब Q बाई सी इंटू डी क्यू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। उसका लिमिट क्या बैठाएंगे, जब हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, मतलब जब काम करना स्टार्ट किया तो चार्ज कितना था, 0। जब फाइनली फुल चार्ज हो जाएगा तो चार्ज हो जाएगा Q। किसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, Q के ऊपर। Q वेरिएबल है यहाँ पे, C तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे, Q डी क्यू, उसको इंटीग्रेशन 0 टू Q। अब देखो इसको इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, हम लोग को मालूम है ना कि x dx करने से क्या होता है, एक्स स्क्वायर dx। जैसे कि हम लोग को मालूम है x टू दी पावर n dx, इसको इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, पावर बढ़ जाता है और वो वाला पावर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2। अब देखो लिमिट इसके ऊपर बैठाएंगे, 2 तो कांस्टेंट है, एक बार 0 बैठाएंगे एक बार q बैठाएंगे, तो यहाँ पे 1/2c। अब देखो q के जगह कैपिटल Q डालेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये हो गया वर्क डन। तो वर्क डन कितना निकल गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब जितना वर्क डन बैटरी ने खर्चा मतलब किया उतना ही एनर्जी बैटरी में खर्चा कर गया, तो बैटरी का एनर्जी तो लॉस हो गया, उतना एनर्जी लॉस हो गया बैटरी का, इतना काम करना पड़ा। तो इतना एनर्जी कहाँ पे जाएगा, कोई एनर्जी मतलब ख़त्म नहीं होता, वो एक दूसरे पे साथ शेयर हो जाता है, एक के ख़त्म हो जाता है तो दूसरे में आ जाते हैं। तो इतना एनर्जी किस में आ जाएगा, कैपेसिटेंस में स्टोर हो जाएगा। सो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटेंस। ओके, इसको लिख लेते हैं, पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, पूरा चीज़। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिस वर्क डन will store as potential energy within the potential energy within capacitance। कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर क्या हुआ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर होगा, एनर्जी का यू सिंबल होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, इतना एनर्जी स्टोर होगा। तो हो गया हमारा आंसर। लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब डिफरेंट कर सकते हैं, क्यू की जगह सी भी डाल सकते हैं। हम लोग की मालूम है कि क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी, तो इसको होगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी, मतलब इसका क्या आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। तो भी एक फॉर्मूला हो गया, एक क्यू और सी के टर्म में है, सी और वी के टर्म में। और इसको कई सारा लिख सकते हैं, देखें हाफ सी वी टाइम्स वी, सी वी का मतलब क्या होता है क्यू, सो हाफ क्यू वी। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, मतलब इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। 3 फॉर्मूला हो गया, एक तो हो गया ए यू का मतलब हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, एक फॉर्मूला हो गया, और एक हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, और एक हो गया हाफ क्यू वी। कोई भी हम लगा सकते हैं, जो भी अवेलेबल होगा उसके हिसाब से हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस दिया रहेगा तो वहाँ पे हम लोग इजीली लगा सकते हैं। हम लोग एक प्रॉब्लम करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कैपेसिटेंस है और ऐसे बैटरी के साथ लगा हुआ है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है और इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड। कितना है, 10 माइक्रोफैराड। तो अगर हम लोग 200 वोल्ट बैटरी के साथ
10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस को जोड़ देंगे तो कितना एनर्जी स्टोर होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का हाफ CV², वो वाला लगाएंगे हम लोग, हाफ CV² जो हमारे पास अवेलेबल है। सी का मतलब क्या है 10 × 10⁻⁶, और V² मतलब 200 का स्क्वायर, मतलब 4 × 10⁴। हमेशा इस तरह करना होगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2 कट जाएगा। अब देखो 10 कितना है 4, यहाँ पे 5, 10⁵ -5, तो 10⁻⁻1 होगा। इसको करके देखना तो 0.2 यूनिट क्या होगा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर कई सारा प्रॉब्लम बनता है, पहले इसको एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। कैपेसिटेंस के ऊपर 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। NCERT से हम लोग प्रॉब्लम लिए हैं, 2 प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट, कई सारा प्रॉब्लम है घर में सॉल्व करना। 2.7 वाला प्रॉब्लम्स कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 and 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स, मतलब तीनों कैपेसिटेंस है उसको पैरेलल में हम लोग कनेक्ट कर दिया। ऐसे तीनों कैपेसिटेंस है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इसका वैल्यू क्या है 2 पिकोफैराड, इसका 3 और इसका हो गया 4 पिकोफैराड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि डिटरमाइन द व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब इसका इक्विवेलेंट करना है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे पैरेलल है, सीरीज हम लोग गलत ड्रॉ कर दिया। पैरेलल कनेक्शन में पूरा ड्रॉ किया, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन कर दिया। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, नॉर्मल इक्वेशन होता है, क्या होता है C = C1 + C2 + C3 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, 2, 5 और 4, 9 पिकोफैराड हो जाएगा, सिंपल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नंबर 1 का क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में है अगर कॉम्बिनेशन को हम लोग 100 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ देंगे, कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग 100 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ देंगे, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे पूछा गया कि हर एक कैपेसिटेंस में कितना चार्ज आएगा। तो यहाँ पे देखो एक क्लू होना चाहिए। तो वो पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, हर एक में सेम होता है। मतलब 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है हर एक के अक्रॉस में है 100 वोल्ट। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग जो चार्ज यहाँ से निकलने वाला है, यहाँ से जो चार्ज निकलेगा वो तीनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है लेकिन चार्ज अलग अलग होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब टोटल जो चार्ज होता है वो कुछ इसमें स्टोर होता है, कुछ इसमें होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा इसका, इक्विवेलेंट सर्किट मतलब तीनों मिला के एक ही कैपेसिटेंस है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई किए हैं। इसका क्या है 100 वोल्ट और इसका है 9 पिकोफैराड। अभी कैलकुलेट किया, तीनों का एक साथ कनेक्ट करना और 9 पिकोफैराड डायरेक्ट कनेक्ट करना एक ही बात है क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। अब देखो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज कुछ तो हम क्या लिख सकते हैं, Q = CV होता है ना। तो C का मतलब है 9 पिकोफैराड है, पिको का मतलब क्या है 10⁻⁻12। इसको याद रखना है। जैसे कि माइक्रो होता है 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9 होता है, पिको 10⁻12 होता है। तो उसके बाद 100 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁻10 कूलम। इतना चार्ज मतलब यहाँ से निकलेगा, वो आ गया। अब यहाँ से जो चार्ज निकलेगा 9 × 10⁻, वो तीनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्या कैपेसिटेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है लेकिन कैपेसिटी अलग अलग है। तो कैपेसिटी अलग अलग है तो अलग अलग डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट Q2 क्या होगा, यहाँ पे देखो Q2 मतलब सेकेंड जो कैपेसिटेंस है उसमें 2 पिकोफैराड वाला कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा, Q = CV। तो C × V, C मतलब 2, V मतलब कितना 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओ ये करने की ज़रूरत ही नहीं था, ऐसे ही हो जाएगा 2 × 10⁻⁻10 कूलम। ये हो गया 2 में। अच्छा 3 में कितना आ जाएगा, 3 में हो जाएगा, वो हम कर नहीं रहे, डायरेक्टली कर रहे हैं 10⁻⁻10। और Q जो 4 है उसमें आ जाएगा 4 × 10⁻⁻10। ठीक है, तो इतना चार्ज आ जाएगा, इसमें इतना आएगा, इसे इतना क्या इतना। अब देखो तीनों को सम करो, देखो इसके साथ बराबर होगा। वो मैंने ऐसे किया, वो करने की ज़रूरत नहीं है। 4, 3 and 2 9, जो टोटल चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में इजी है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया।
अब दूसरा प्रॉब्लम क्या देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि एक 600 पिकोफैराड कैपेसिटेंस इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, मतलब एक कैपेसिटेंस है उसको चार्ज किया, उसके बाद क्या किया, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके साथ एक अनचार्ज कैपेसिटेंस को जोड़ दिया, मतलब दोनों कैपेसिटेंस को हम लोग जोड़ दे रहे हैं, इसका चार्ज है इसका चार्ज नहीं है, तो उसमें कितना एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी कितना लॉस्ट होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटेंस है C1, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस है और कैपेसिटेंस है C2। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2। सो दो अलग अलग, इसमें कनेक्ट नहीं किया, दो अलग अलग कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटी C1 है, इसका कैपेसिटी C2 है, और इसको चार्ज कर दिया हमने, इसको चार्ज कर दिया, इसमें कुछ चार्ज स्टोर होगा, मतलब Q1 होगा, तो इसमें चार्ज Q2 होगा मान लेते हैं, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, कुछ आ जाएगा V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे, ऐसे दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो चार्ज है वो इधर उधर आएगा, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, इसमें V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस वाला कोई चीज़ को कनेक्ट कर देंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चार्ज ट्रांसफर होगा, कितना देर, जितना दिन सेम ना हो जाए, तो चार्ज ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हैं। देखो चार्ज तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम वो एक ही रहेगा। टोटल अगर 50 और 50 था, 50 और 60 था, 110 था, तो उसके बाद भी 110 ही रहेगा। हो सकता है इसमें 40, इसमें ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन टोटल एक ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इनिशियल सिचुएशन है, फाइनल सिचुएशन में क्या है, फाइनल सिचुएशन में कहाँ पे पहुँच जाएगा, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। कनेक्ट करने के बाद कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, देखो कुछ देर बाद इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा और इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। जैसे कि हीट में हम लोग देखे हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर वाला दो बॉडी को हम कनेक्ट कर देते हैं तो हीट ट्रांसफर होता है, उसके बाद दोनों सेम हो जाता है, क्या होगा वो तो पता नहीं। और इसका चार्ज क्या हो जाएगा, मान लेते हैं Q1 डैश हो गया और इसका चार्ज Q2 डैश हो गया, बदल गया चार्ज, बदल सकता है, कुछ चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो इसमें बढ़ जाएगा, इसको घट जाएगा, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा अल्टीमेटली, सब तो वही चाहते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग चार्ज कंजर्वेशन लिख सकते हैं, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या है, Q1 प्लस Q2, मतलब इनिशियली दोनों को जितना चार्ज था टोटल, फाइनल भी क्या होगा, एक ही होगा। फाइनल सिचुएशन में चार्ज बदल गया लेकिन टोटल चार्ज एक रहेगा। अब Q की जगह क्या लिख सकते हो, Q का मतलब क्या होता है, C1 इंटू V1 लिख सकते हो। इनिशियल सिचुएशन में चार्ज कितना था, C1 मल्टीप्लाइड बाई V1, वो तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 V1, Q2 की जगह लिखेंगे C2 V2। Q1 डैश की जगह क्या लेंगे, अब इसमें कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल डिफरेंस V, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे C1 इंटू V प्लस इसमें क्या लिखेंगे C2 इंटू V, दोनों का ही V हो गया, यहाँ पे अलग अलग था। तो यहाँ से देखो जो कॉमन पोटेंशियल होगा दोनों का आफ्टर मतलब कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, वो पोटेंशियल यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया कि कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो देखते करके सिस्टम का पहले एनर्जी कितना था और अभी एनर्जी कितना है, दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या था। अब देखो इनिशियल एनर्जी क्या था, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आई मतलब इनिशियल कितना था बोलो, इनिशियली कनेक्टेड नहीं था तो उसमें क्या था, हाफ C1 V1 स्क्वायर और उसका था हाफ C2 V2 स्क्वायर। फाइनल सिचुएशन में काइनेटिक टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, दोनों का V सेम हो गया। और क्या हुआ वो तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, लॉस हम लोग के डेल्टा E कैसा होगा, EI माइनस EF करना पड़ेगा। तो EI मतलब क्या, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V स्क्वायर का मतलब क्या है, वो V का जो वैल्यू हम निकल चुके हैं वो यहाँ पे बैठा देंगे बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये होल स्क्वायर है
तो एक टर्म यहाँ पे कट जाएगा ना, तो इसमें क्या आ जाएगा देखो, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 उसका होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2, ऐसा हो जाता है। अब इसको एलसीएम कर सकते हैं, हाफ तो कॉमन में बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कर सकते हैं C1 प्लस C2। एलसीएम करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद देखेंगे। अच्छा तो हम क्या कर रहे थे, तो अब देखो इसको एलसीएम किया, इसके बाद ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक से करना, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसको स्क्वायर करो तो C1 V1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन में आ जाएगा, C2 V2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2C1 C2 V1 V2 ऐसे। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या होएगा, ये जो दो टर्म होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, जो टर्म है कुछ तो गलत हो गया शायद, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, कुछ तो यहाँ पे गलत हो गया, इसको देखना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली जो टर्म आने वाला है वो ऐसा आएगा कि इसमें आ जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। यहाँ पे अल्टीमेटली जो टर्म आएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 उसका होल स्क्वायर, ऐसा टर्म आएगा, ठीक है अल्टीमेटली। तो ये वाला रिजल्ट हम लोग अभी यूज़ करते हैं, इसको देखेंगे थोड़ा सा, इतना एनर्जी लॉस होगा। तो थोड़ा सा कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा कि कुछ टर्म यहाँ पे कम ज़्यादा है, इसीलिए देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। हम करके दिखा रहे हैं। अब देखो ए वाला टर्म यूज़ करके हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो C1 और C2 है इसका जो वैल्यू है वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पे पहले जो 600 पिकोफैराड था और एक आइडेंटिकल है, मतलब वो भी 600 पिकोफैराड है, ठीक है। लेकिन उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, तो वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ इंटू 600 बाई 600 प्लस 600 उसका होल स्क्वायर। पिकोफैराड है तो वो कट जाएगा, और V1 माइनस V2 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 200 था और उसका कितना था, 0 था, वो तो अनचार्ज था। अब इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, हाफ 36 10⁴, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 12 या 144 और यहाँ 10⁴, और इसमें हो जाएगा 4 × 10⁴। तो ये 10⁴ कट जाएगा और ये कितना 9 4 जा 9 16, सो 2 आ जाएगा। हाफ इंटू 10⁴, 0.5 × 10⁴ जूल, इतना एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे देख लेते हैं, उसके बाद उसका कैलकुलेशन हम थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ पे गलती हुआ। अच्छा, वो कैलकुलेशन में जो डाउट था वो एक बार देख लेते हैं कि इनिशियली दो अलग अलग कैपेसिटेंस था और अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस था। तो उसका इनिशियली जो सिस्टम का एनर्जी था वो क्या था, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। अब जो कनेक्ट हो गया तो कुछ देर बाद दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, डेल्टा ई मतलब कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो ये सिस्टम का इनिशियल एनर्जी है, सिस्टम का फाइनल है, तो इसके साथ इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसे किया नॉर्मल लिखा। अब देखो हाफ ये वाला जो टर्म होगा ना, ये कैसे हो जाएगा, ये वाला होगा
हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2 वी स्क्वायर। वी मतलब कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर द कनेक्शंस। तो वो हम तो पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वो यहाँ पे बैठा देंगे, वही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको एक टर्म कट जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 प्लस C2 होल स्क्वायर बाई C1। अब देखो ये एलसीएम हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ बाहर में आ जाएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा एक टर्म आएगा और इसको स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे। तो वहाँ पर हम देखा एक ही वही कैलकुलेशन है, काफ़ी सारी चीज़ कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे हम लोग इतना दूर हुआ था, उसके बाद कन्फ्यूजन हुआ था। तो वो कन्फ्यूजन कुछ ही नहीं, यहाँ पर C1 C2 है, C2 है, यहाँ पर C1 C2 है, तो वो C1 C2 कॉमन लेना है। तो हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो यहाँ पे आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2V1 V2। तो वो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 था होल स्क्वायर। तो वो क्या आ गया, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक किसका फॉर्मूला है, अगर V1 और V2 अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ मतलब कैपेसिटेंस है, चार्ज है, चार्जिंग है, चार्ज है उसके अंदर, इसीलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे, दो अलग अलग चार्ज वाला कैपेसिटेंस को अगर कनेक्ट कर देंगे, तो अगर अलग अलग पोटेंशियल है दोनों के बीच में, तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो। ठीक है, जस्ट लाइक दोनों अलग अलग टेम्परेचर वाला दो बॉडी को हम कनेक्ट कर देते तो हीट फ्लो होता है, कब तक, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे भी वो एक ही बात है, तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस वाला दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देंगे तो उसमें चार्ज फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा। कितना देर चलेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। तो इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस हुआ, एक प्रोसेस चार्ज हुआ, तो उसमें क्या होता है, वो ये जो वायर है उसमें भी कई चार्ज फ्लो की वजह से कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाता है, हीट लॉस हो जाता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो यहाँ पे एनर्जी कितना लॉस हुआ वो हम लोग क्या इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V1 और V2 पोटेंशियल वाला दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे, तो जो चार्जिंग होगा, मतलब जो एक्सचेंज होगा, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें ये जो प्रोसेस है उसमें कितना एनर्जी लॉस हो जाता है ड्यू टू द डिफरेंट रीजन, तो वो इतना लॉस हो जाता है, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, वेयर V1 V2 आर द पोटेंशियल डिफरेंस। कनेक्ट करने से पहले कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, और C1 C2 क्या है, कैपेसिटेंस। तो इसको हम लोग फार्मूला के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं प्रॉब्लम में। ठीक है।